नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सैयद एवं लोदी वंश नया टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन सैयद एवं लोदी वंश शुरू करने से पहले हम आपको तुगलक वंश के अंतिम जो शासक हुए फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी जिनका समय 1388 से 1414 के बीच में रहा। ठीक है, देखिए, फिरोज शाह तुगलक के 3 पुत्र थे, फतेह खां, जफर खां और मोहम्मद। ये फिरोज तुगलक के 3 पुत्र थे, फतेह खां, जफर खां और मोहम्मद। इन 3 पुत्रों में ये 2 पुत्र जो थे, फतेह खां और जफर खां की मृत्यु फिरोज तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी, यानी उसका एकमात्र जीवित पुत्र मोहम्मद था। ठीक है, फिरोज तुगलक के अंतिम वर्षों में उसके जो दास थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप करने लगे थे। फिरोज तुगलक यद्यपि अपने पुत्र मोहम्मद को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन फिरोज तुगलक के दासों ने मोहम्मद को राजधानी से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, और इसे राजधानी छोड़ करके जाना पड़ा। और अंततः आप देखेंगे कि फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद फतेह खां के पुत्र तुगलक शाह द्वितीय शासक बना 1388 से 89 तक। तो फिरोज तुगलक का तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन हुआ, ये प्रश्न आता है, तो तुगलक शाह सेकेंड, समय 1388 से 89 तक। ठीक है, अब इस समय तक अगर देखा जाए तो चूँकि फिरोजी दास काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे और नायब वजीर था रुकनुद्दीन जुंदा। तो रुकनुद्दीन जुंदा के नेतृत्व में आप देखेंगे कि फिरोजी दासों ने इसके समय में विद्रोह कर दिया और सुल्तान की हत्या कर दी, और इस तरह से 1 साल के अंदर ही तुगलक शाह द्वितीय का अंत हो गया। अब इसके बाद इसके छोटे भाई अबू बकर शाह को सुल्तान बनाया गया, जो 1389 से 90 तक शासन किया। इसके समय में अगर आप देखें तो फिरोज तुगलक का जो पुत्र था मोहम्मद, तो ये अपने आप को समाना क्षेत्र में संगठित किया था, सेना को संगठित किया, और 1390 में आप देखेंगे कि मोहम्मद अपनी सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अबू बकर शाह को पराजित कर इसे बंदी बना लिया और बाद में इसकी हत्या कर दी गई, और इस तरह से अबू बकर शाह का भी अंत हो जाता है। ठीक है, अब अबू बकर शाह के बाद अगर आप देखें तो मोहम्मद, जो फिरोज तुगलक का पुत्र था, वही मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, और 1390 से लेकर 94 के बीच में ये दिल्ली का सुल्तान रहा। तो मोहम्मद शाह कौन था? ये फिरोज तुगलक का पुत्र था। ठीक है, जिसे 1388 में सुल्तान बनना चाहिए, वो 1390 में सुल्तान बना। अब मोहम्मद शाह के समय में द्वाब क्षेत्र में अनेक हिंदू सरदारों के विद्रोह हुए। इसने इन विद्रोहों का दमन किया। 1394 में इसकी भी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का सुल्तान बना 1394 से 1412 ईस्वी तक। ठीक है,
नासिरुद्दीन महमूद शाह को अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में जो तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई, गुलाम वंश के शासक भी तुर्क थे, खिलजी भी तुर्क थे, तुगलक भी तुर्क थे। तो ये तुर्क वंश का अंतिम सुल्तान हुआ। दिल्ली सल्तनत में तुर्कों का अंतिम सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। और दूसरी तरफ ये तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान हुआ। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो जिस समय ये शासक बना उसी समय फिरोज तुगलक के पुत्र फतेह खां का जो पुत्र था नुसरत शाह, यानी ये भी तुगलक वंश का ही राजकुमार था। तो इसने भी अपने आप को दिल्ली के एक अलग क्षेत्र में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, तो दिल्ली में इस समय दो सुल्तान, एक नासिरुद्दीन महमूद शाह और दूसरा नुसरत शाह। और इस बीच में आप देखेंगे कि दोनों गुटों में आए दिन झड़प होती रहती थी, खून खराबा होता रहता था। वास्तविक सत्ता नासिरुद्दीन महमूद के हाथों में थी। ठीक है, अब नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि नासिरुद्दीन महमूद शाह ने अपने एक वजीर मलिक सरवर ख्वाजा ए जहां के नाम से ये जाना जाता था। तो मलिक सरवर ख्वाजा ए जहां को आप देखेंगे कि जौनपुर का सूबेदार या प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है, और फिर उसने जौनपुर में स्वतंत्र रूप से सरकी वंश की स्थापना की। तो इसी के शासनकाल में नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में मलिक सरवर ख्वाजा ए जहां ने जौनपुर में स्वतंत्र रूप से सरकी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक ये घटना रही। अब इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसकी हम चर्चा करें वो देखें तो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1398 ईस्वी में आप देखेंगे कि तैमूर का आक्रमण। अब देखेंगे कि तैमूर जो है ये मध्य एशिया में समरकंद का शासक था। अपने समय का खूंखार आक्रांता माना गया है। और 1398 ईस्वी में इसने आप देखेंगे कि दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण का उद्देश्य जो है धन प्राप्त करना था। तैमूर के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना। ठीक है, 15 दिनों तक ये दिल्ली में रहा और भीषण लूटपाट किया, नरसंहार किया। तैमूर के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद शाह भाग करके गुजरात में शरण लिया था। और जब तैमूर 15 दिन दिल्ली रह करके वापस गया तभी नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली वापस आया। तो ये तैमूर का आक्रमण इसके शासन की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद दौलत खां नामक एक अमीर तुगलकों के नाम पर ही 1414 ईस्वी तक शासन करता रहा। यद्यपि इसने कोई सुल्तान आदि की कोई उपाधि नहीं धारण की, ये तुगलकों के नाम पर ही शासन किया, उन्हीं के सिक्के का प्रयोग किया। तो 1414 तक, यद्यपि अंतिम सुल्तान ये है तुगलक वंश का, लेकिन सत्ता 1414 तक चलती रही और दौलत खां के हाथ में सत्ता रही। 1414 ईस्वी में लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान का जो सूबेदार था खिज्र खां, इसने दौलत खां को दिल्ली का शासक मानने से इनकार कर दिया और फिर इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसने दौलत खां को पराजित कर उसे वध कर दिया और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये फिरोज तुगलक के
उत्तराधिकारियों का काल रहा। तो ये तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और फिर हम एक नया राजवंश प्रारंभ करते हैं। अब तुगलक वंश के बाद आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। सैयद वंश का शासन काल रहा 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद चौथा राजवंश अगर देखें तो चौथा राजवंश सैयद वंश है। ठीक है, 1414 से 1451 ईस्वी तक। अब सैयद वंश के बारे में अगर देखें तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां 1414 से 1421 7 वर्षों तक शासनकाल रहा। तो अब हम खिज्र खां के बारे में बताते हैं। देखिए, खिज्र खां को अगर आप देखें तो जिस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो तैमूर को सहयोग करने वालों में एक महत्वपूर्ण खिज्र खां भी था। और जब तैमूर दिल्ली से समरकंद वापस जाने लगा था तो तैमूर ने ही खिज्र खां को दीपालपुर, लाहौर एवं मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो इन क्षेत्रों का इसे सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि खिज्र खां स्वयं को सैयद कहता था कि मैं कौन हूँ, सैयद हूँ। और ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। ठीक है, तो खिज्र खां जो है स्वयं को क्या मानता था कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज हूँ। तो ये तुर्कों से भिन्न सैयद थे जो है। अब खिज्र खां आप देखेंगे कि दिल्ली के वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। ठीक है, और ये दिल्ली का वास्तविक रूप में तो स्वतंत्र शासक था, लेकिन इसने स्वयं को तैमूरियों का सूबेदार स्वीकार माना कि वास्तव में ये जो सत्ता मुझे मिली है वो तैमूरियों के माध्यम से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसने तैमूरियों की प्रभुसत्ता स्वीकार की, एक तरह से विदेशी प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली कि मेरे वास्तविक शासक तैमूर के वंशज हैं और मैं उनका राज्यपाल हूँ। ठीक है, तो अपने आप को ये तैमूरियों का सूबेदार ही मानता था, जबकि वास्तविक रूप में ये एक स्वतंत्र शासक था। ठीक है, अब इसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, नहीं, ना तो अपने नाम का सिक्का जारी किया, नहीं, और न ही इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है सुल्तान या राजसत्ता के प्रतीक, स्वतंत्र राजसत्ता के प्रतीक माने गए हैं। ठीक, लेकिन इसने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न तो अपने नाम का सिक्का जारी किया और न ही खुतबा में अपना नाम पढ़वाया। बल्कि इसने खुतबा में अगर देखें तो खुतबा में इसने तैमूरी शासक शाहरुख का नाम पढ़वाया। तो इस समय ये शासक बना था, उस समय तैमूरी वंश का शासक कौन था, शाहरुख था। तो इसने खुतबा में शाहरुख का नाम पढ़वाया। एक तरफ से ये शाहरुख की अधिसत्ता स्वीकार कर ली थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस शासक ने, दिल्ली का कौन सा शासक था जो तैमूरियों की प्रभुसत्ता स्वीकार की थी, विदेशी प्रभुसत्ता स्वीकार की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है जो जहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें वो ये है कि खिज्र खां ने रैयत आला
की उपाधि के साथ शासन किया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का एकमात्र शासक खिज्र खां है जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। हाँ, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रैयत आला, रैयत कहते हैं प्रजा को, आला कहते हैं मुखिया को, यानी ये अपने आप को प्रजा के मुखिया के रूप में उपाधि धारण करता है और इसी नाम से इसने शासन किया। तो 2 पॉइंट हो गया खिज्र खां के संदर्भ में। एक पॉइंट तो यह है कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की? खिज्र खां। दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने तैमूरियों की प्रभुसत्ता स्वीकार की? खिज्र खां। ठीक है। किसने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना? खिज्र खां ने। तो ये था। बाकी 7 वर्ष इसने शासन किया। 7 वर्षों का शासन काल आप देखेंगे कि विद्रोहियों का दमन करने में ही इसके व्यतीत हो गए। तो ये खिज्र खां के बारे में हमने चर्चा की। अब खिज्र खां के बाद अगर आप देखें तो खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना। मुबारक शाह, इसका शासनकाल था 1421 से 1434 ईस्वी। अब मुबारक शाह के बारे में पहला पॉइंट अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके पिता खिज्र खां थे और खिज्र खां अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले ही मुबारक शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ठीक है, अपने जीवन काल में ही। तो खिज्र खां अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, सुल्तान बना दिया। दूसरे शब्दों में इसे अगर कहें कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो पिता के जीवन काल में ही शासक बन गया था, तो वो मुबारक शाह है। यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो ये पिता के जीवन काल में ही शासक बन गया। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का और कोई सुल्तान ऐसा नहीं हुआ जो अपने पिता के जीवन काल में सुल्तान बना हो। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होगा। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इसने विदेशियों की प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया, तैमूरियों की प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया और स्वयं एक प्रभुता संपन्न शासक बना। तो इसने शाह एवं सुल्तान की उपाधि धारण की, इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और इसने अपने नाम का खुतबा, अपना नाम खुतबा में पढ़ाया। यानी ये तीनों चीज़ अगर देखें तो राजसत्ता के जो प्रतीक हैं वो तीनों प्रतीकों को इसने धारण करके एक प्रभुता संपन्न सुल्तान के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये मुबारक शाह के संदर्भ में ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये देखेंगे कि मुबारक शाह के समय में मालवा का शासक हुसंग शाह, ये मालवा का शासक था, और जौनपुर का शासक था इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, ये और इन दोनों ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया। तो इसके समय में मालवा का शासक हुसंग शाह और जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी ने, आप देखेंगे कि दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। और मुबारक शाह एक योग्य सेनापति के रूप में इन दोनों आक्रांताओं से अपने दुर्बल राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। ठीक है, तो एक तो ये रहा। अब अंततः आप देखेंगे कि ये अपने वजीर के षड्यंत्र का शिकार बना जो है, और इसके वजीर सरवर उल मुल्क था, सरवर उल मुल्क। ठीक है, तो ये अपने वजीर सरवर उल मुल्क के षड्यंत्र का शिकार बन गया और सरवर उल मुल्क ने जो है सुल्तान मुबारक शाह की 1434 में हत्या करवा दिया।
और इस तरह से मुबारक शाह का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये मुबारक शाह थे जो है। अब मुबारक शाह के बाद अगर आप देखें तो मोहम्मद शाह दिल्ली का सुल्तान बना 1434 से 1443 तक। अब ये मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह ये मुबारक शाह का भतीजा था और सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करवा कर उसके भतीजे मोहम्मद शाह को सुल्तान बना दिया। एक तरह से यहाँ ये कह सकते हैं कि सरवर उल मुल्क सुल्तान निर्माता बनना चाहता था और राज्य की सारी शक्ति अपने हाथों में रखना चाहता था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ। मोहम्मद शाह जब सुल्तान बना तो इसने सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दी और इसने कमालुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। एक तो ये सरवर उल मुल्क की इसने हत्या करवा दी, कमाल उल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया। यानी सरवर उल मुल्क अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। दूसरी चीज़, इसी के शासनकाल में 1440 ईस्वी में आप देखेंगे कि मालवा का शासक महमूद शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो इसके समय में मालवा के शासक महमूद शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों तक दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और फिर आप देखेंगे कि अंततः दोनों पक्षों में समझौता हो गया, मोहम्मद शाह और महमूद शाह में, और महमूद शाह जो है मालवा वापस चला गया। 1443 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब महमूद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली का सुल्तान बना 1443 से 51 तक। यह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था और सैयद वंश का ये सर्वाधिक अयोग्य शासक। यद्यपि सैयद वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ जिसके कारण सल्तनत का बहुत तेज़ी से विघटन हुआ, लेकिन सैयद वंश का सर्वाधिक अयोग्य शासक यही था, अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह का अपने ही वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि वजीर से इसका झगड़ा हो जाने के कारण सुल्तान अपने वजीर से झगड़ा कर लिया, नाराज़ हो गया और नाराज़गी के कारण इसने गद्दी छोड़ दी और गद्दी छोड़ करके ये दिल्ली से बदायूं चला आया और फिर अपना शेष जीवन 1451 के बाद का शेष जीवन इसने बदायूं में व्यतीत किया। ठीक है, 1476 में बदायूं में ही इसकी मृत्यु हो गई। उधर 1451 ईस्वी में अगर आप देखें, जब इसने गद्दी छोड़ी तो लाहौर का सूबेदार बहलोल लोदी था, ये दिल्ली आया और बहलोल लोदी जो है आप देखेंगे कि बिना किसी रक्त रंजित संघर्ष के, बिना किसी खून खराबा के दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली और इस तरह से ये सैयद वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में एक नया राजवंश स्थापित हुआ, लोदी वंश। ठीक है, तो ये हमने आपको सैयद वंश के बारे में बताया। तो सैयद वंश का इतिहास ये रहा, बहुत कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रहे और इसमें कोई योग्य शासक भी ज़्यादा नहीं हुए। कुल 4 शासक हुए, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, खिज्र खां के संदर्भ में 3 पॉइंट हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था, तैमूरियों की प्रभुसत्ता स्वीकार की, रैयत आला की उपाधि के साथ शासन किया। मुबारक शाह अपने पिता के जीवन काल में शासक बन गए, एकमात्र ऐसा सुल्तान। दूसरी चीज़, तैमूरियों की प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर दिया।
तीसरी चीज़, अपने वजीर के षड्यंत्र का शिकार बना। फिर मोहम्मद शाह के समय में एक महत्वपूर्ण घटना, मालवा के शासक महमूद शाह का जो है दिल्ली पर आक्रमण, लेकिन अंततः समझौता, और अंतिम शासक के बारे में कोई विशेष घटना नहीं है। तो अब हम अंतिम राजवंश को देखते हैं, लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल रहा 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ये अंतिम राजवंश था, लोदी वंश। तो चलिए लोदी वंश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहली चीज, लोदी वंश के शासक अफगान थे। ये न तुर्क थे न सैयद थे, बल्कि अफगान थे। ठीक है, तो लोदी वंश के शासक कौन थे? तो उत्तर क्या देंगे? अफगान। ये अफगानों के आप देखेंगे कि साहू खेल शाखा से संबंधित है। अफगानों की कई शाखाएं थीं और उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा साहू खेल शाखा थी। उसी शाखा से संबंधित थे लोदी वंश के शासक। ठीक है, अब लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489। बहलोल लोदी के बारे में अगर आप देखें तो पहली चीज़ यह है कि बहलोल लोदी भारत में प्रथम अफगान सत्ता का संस्थापक। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न मिलेगा कि भारत में प्रथम अफगान सत्ता का संस्थापक कौन था, भारत में अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या उत्तर देंगे? बहलोल लोदी। ठीक है, अफगानों की सत्ता इसी ने स्थापित की और लोदी वंश का भी प्रथम शासक है। प्रश्न आ गया कि लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का पहला शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर इसके शासनकाल पर नज़र डालें 1451 से 1489, लगभग 38 साल से भी अधिक समय है इसका। और दिल्ली सल्तनत के इस इतिहास में ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान, यानी इतने सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में, लेकिन सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? बहलोल लोदी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? उत्तर क्या देंगे? बहलोल लोदी। ठीक, तो सर्वाधिक समय तक ये शासन करने वाला सुल्तान था। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो ये था कि बहलोल लोदी का जब जन्म होना था, ये अपनी माँ के गर्भ में था, तभी एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में इसकी माँ की मृत्यु हो गई। और उस दुर्घटना में जब इसकी माँ की मृत्यु हुई तो ये माँ के गर्भ में था और माँ की मृत्यु के बाद ऑपरेशन करके इसको जीवित निकाल लिया गया था। तो माँ की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बालक था बहलोल लोदी और फिर आप देखेंगे कि ये दिल्ली का सुल्तान बना। तो ये भी बहलोल लोदी के संदर्भ में। अब चलिए बहलोल लोदी के बारे में बताते हैं। ये लोदी वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था और इसने तुर्कों के निरंकुश राजत्व सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और इसने राजत्व की एक नवीन अवधारणा लागू की। राजसत्ता की, राजत्व की एक नवीन अवधारणा इसने लागू की। जो तुर्कों का जो राजत्व सिद्धांत था, जो निरंकुशता पर आधारित था, उसको इसने अस्वीकार कर दिया और राजत्व की नवीन अवधारणा इसने लागू की। और ये नवीन अवधारणा क्या थी? इसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। ठीक है, इसका राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? समानता पर आधारित था। समानता का सिद्धांत इसने लागू किया। ये अफगान परंपरा भी थी
समानता के सिद्धांत पर ही अफगानों का संगठन था जो है। अब इस समानता के सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो इसने अपने अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया, और आप देखेंगे कि ये अफगान अमीरों को मसनद ए आली ये कहकर संबोधित करता था। तो ये अपने अफगान अमीरों को क्या कहकर संबोधित करता था? मसनद ए आली। इसका अर्थ क्या होता है? सत्ता के भागीदार। मसनद ए आली का मतलब सत्ता के भागीदार। अब वास्तव में इस का वास्तविक अर्थ यह है कि बहलोल लोदी ये जताना चाहता है कि देखिए, सत्ता में जितना अधिकार सुल्तान का है उतना ही अधिकार इन अमीरों का है, बराबर का अधिकार है। ठीक है, तो ये मसनद आली का यहाँ तात्पर्य यही है, सत्ता के भागीदार कह के संबोधित किया। ठीक, दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो बहलोल लोदी तुर्की सुल्तानों से भिन्न अपने दरबार का गठन किया। इसका दरबार तुर्की सुल्तानों के दरबार से बिल्कुल अलग था। अब ये दरबार से ऊंचा सिंहासन हटवा दिया। इसने दरबार में कालीन बिछवाई और स्वयं जमीन में कालीन पर बैठता था, और इसके चारों तरफ इसके अफगान अमीर बैठते थे। यानी बिल्कुल ये नहीं है कि सुल्तान ऊंचे सिंहासन पर बैठे बाकी लोग नीचे बैठे, ऐसा नहीं। तो दरबार से ऊंचा सिंहासन हटवा दिया, कालीन बिछवाया, कालीन पर स्वयं बैठता था और उसके चारों तरफ इसके प्रतिष्ठित अमीर बैठते थे। ठीक, तो एक तो ये पॉइंट। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो बहलोल लोदी इतने समय, सबसे लंबा समय रहा इसका, और बहलोल लोदी इतने लंबे समय तक शासन किया, कभी भी इसका भोजन इसके शाही महल में नहीं बना, बल्कि ये बारी बारी से अमीरों के घर भोजन करता था या अमीरों के घर से इसके लिए भोजन आता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात रही। तीसरी चीज़, इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद कभी भी ये शाही घोड़े पर सवारी नहीं की कि सरकारी घोड़े पर सवारी की हो, शाही घोड़े पर। कभी अगर इसे कहीं जाना होता था तो अमीरों से घोड़ा मांगता था उधार, कि कुछ समय के लिए मुझे घोड़ा दे दीजिए। तो एक सुल्तान हो करके दूसरों से घोड़ा मांग करके सवारी करता था। ठीक है, तो ये कुछ इसके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें थी। अब बहलोल लोदी को अगर देखा जाए तो मुद्रा के क्षेत्र में इसने चांदी का बहलोली नामक मुद्रा प्रचलित की। तो बहलोली नामक मुद्रा किसने प्रचलित की थी? बहलोल लोदी ने। ठीक, चांदी की मुद्रा थी, और चांदी का जो टंका था उसके चौथाई मूल्य के बराबर था, और यह काफ़ी समय तक प्रचलित रहा, अकबर के समय तक प्रचलित था ये बहलोली मुद्रा। ठीक है, अब बहलोल लोदी के सैन्य अभियानों के संदर्भ में अगर देखें तो 2 पॉइंट। पहली चीज़ तो बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया, और जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी, जौनपुर का शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी था। इसके साथ युद्ध हुआ, हुसैन शाह सरकी को इसने पराजित किया, और पराजित करने के बाद जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। एक पॉइंट तो ये, तो जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाया। कभी ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों के काल में जौनपुर स्वतंत्र हो गया था, और फिर से जौनपुर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसी तरह बहलोल लोदी ग्वालियर पर आक्रमण किया, और यहाँ के शासक मान सिंह तोमर को पराजित कर इनसे वार्षिक कर वसूल किया। तो मान सिंह ग्वालियर के शासक थे, तोमर वंशी थे। मान सिंह संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत में बहुत रुचि थी, आगे हम बताएंगे। तो मान सिंह तोमर को पराजित करके इनसे वार्षिक कर वसूल किया। तो इस तरह से बहलोल लोदी जो दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से एक राजत्व की नवीन अवधारणा
लागू की। इसका राजत्व समानता पर आधारित, दरबार का गठन तुर्की सुल्तानों से भिन्न, दरबार में कालीन, अमीरों को मसनद आली कह के पुकारना, बहलोली नामक सिक्का प्रचलित करना, जौनपुर की विजय करना, ग्वालियर के शासक को पराजित करके कर वसूल करना और दिल्ली सल्तनत की गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। ये हमने आपको बहलोल लोदी की उपलब्धियों के बारे में बताया। ठीक, चलिए, तो बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर शाह लोदी सुल्तान होता है। सिकंदर शाह लोदी 1489 से 1517। बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। उन्हीं 9 पुत्रों में से एक का नाम निजाम खां था और यही निजाम खां सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, एक तो ये। दूसरी चीज़, सिकंदर लोदी को अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी भी एक हिंदू माँ का पुत्र था। ये दिल्ली का तीसरा सुल्तान है जो हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। तो सिकंदर लोदी भी हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम जयबंद था जो दिल्ली के एक स्वर्णकार की पुत्री थी। ठीक है, तो हिंदू माँ से उत्पन्न पुत्र था सिकंदर लोदी। ठीक, अब सिकंदर लोदी को अगर आप देखें तो जिस समय ये शासक बना, तो शासक बनने के बाद इसने अपने पिता के राजत्व सिद्धांत को उलट दिया। इसने अपने पिता के राजत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया और इसने पुनः तुर्की सुल्तानों के निरंकुश राजत्व सिद्धांत को ग्रहण किया। ठीक है, इसने समानता के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसने अफगान अमीरों के साथ समानता का सिद्धांत नहीं लागू किया और इसने घोषणा की कि देखिए, सुल्तान और अमीरों के जो संबंध है वो स्वामी एवं सेवक का संबंध होगा। ठीक है, तो ये है। तो इसने समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया। ये दरबार से कालीन हटवा के ऊंचे सिंहासन पर बैठा, यानी फिर से वही तुर्की राजत्व को इसने ग्रहण कर लिया। ये ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, अमीरों के साथ समानता का सिद्धांत नहीं लागू करता है, सुल्तान और अमीरों का संबंध स्वामी और सेवक का मानता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी राजपूत राज्यों पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की और अंततः फिर इसे अपनी राजधानी बनाई। तो अभी तक सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर आगरा बनाई। अब आगरा राजधानी क्यों बनाई? राजधानी परिवर्तन के पीछे क्या कारण थे? तो मैंने आपको बताया कि राजपूत राज्यों पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए इसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। तो एक पॉइंट ये भी महत्व। अब सिकंदर लोदी के बारे में अगर आप देखें तो सिकंदर लोदी ने प्रजा को न्याय की गारंटी दी। कठिन से कठिन विवादों का निर्णय ये स्वयं करता था और प्रजा को आश्वस्त किया कि उसे न्याय अवश्य मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि इसने अनाज पर से सभी प्रकार की चुंगी समाप्त कर दी।
तो अनाज पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, वो सारे कर इसने समाप्त कर दिया। अनाज पर से चुंगी इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, ये भी। फिर इसने भूमि नापने की एक प्रामाणिक इकाई गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। गज ए सिकंदरी, तो ये गजे सिकंदरी का इसने क्या किया, प्रचलन किया। ये नाप की इकाई थी। ठीक है, और यह अकबर के समय तक प्रचलित रही। अकबर ने जो है आप देखेंगे कि गजे इलाही का प्रचलन किया था, फिर ये इसकी जगह पर। तो भूमि की नाप के लिए एक प्रामाणिक इकाई गजे सिकंदरी का भी प्रचलन किया। फिर आप देखेंगे कि इसके समय में यद्यप बाजार नियंत्रण नीति जैसी कोई नीति नहीं लागू हुई, लेकिन फिर भी इसके समय में वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित थे, वस्तुओं के मूल्य कम थे। और प्रतिदिन आप देखेंगे कि दुकानों में, बाज़ारों में मूल्य सूची लगाई जाती थी, वस्तुओं की मूल्य सूची प्रतिदिन लगाई जाती थी। तो ये आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी ये बातें रहीं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी दयालु प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था, दानी था, दानशीलता भी थी, दयालुता भी थी। गरीबों और असहायों के लिए इसने पेंशन की व्यवस्था की, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पेंशन, वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की। तो गरीबों असहायों के लिए पेंशन आदि की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जब यह अपने वस्त्र और बिस्तर बदलता था तो ये अपने वस्त्र और बिस्तर बेच देता था, और उससे जो धन प्राप्त होता था उस धन से अनाथ कन्याओं का विवाह करता था। वस्त्र और बिस्तर बेचने से जो पैसा मिलता था उससे अनाथ कन्याओं का विवाह करता था। ठीक, तो ये भी। फिर इसके आप देखेंगे कि शिक्षा, साहित्य, ललित कलाओं में भी इसकी रुचि थी, और ये एक विद्वान भी था। ये गुलरुखी उपनाम से, ये इसका उपनाम है सिकंदर लोदी का। ये गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं रचा करता था। तो स्वयं एक साहित्यकार कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं। गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में ये कविताएं रचा करता था। ठीक है, इसने आयुर्वेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसके वजीर मियाँ भुआ ने तिब्बे सिकंदरी नाम से, तिब्बे सिकंदरी इस नाम से आयुर्वेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। संगीत में भी रुचि रखता था, और इसके समय में लज्जत ए सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में एक संगीत ग्रंथ की रचना हुई। फारसी भाषा में रचा गया पहला संगीत ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदरी। ठीक है, सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौक था इसे। ये बड़े बड़े विद्वानों को उदारतापूर्वक अनुदान देता था। इसके दान की चर्चा अरब देश तक पहुंच गई थी। अरब के बड़े बड़े विद्वान इसके दरबार में आते थे। ऐसा कहा जाता था कि रात्र में इसके सैया के चारों तरफ 70 विद्वान बैठ करके धर्म चर्चा करते थे, शास्त्रीय चर्चा करते थे। तो विद्वानों का भी संरक्षक के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, बस सिकंदर लोदी का एक कमज़ोर पक्ष ये है कि धार्मिक कट्टरता इसमें अधिक थी, और दिल्ली सल्तनत का ये सर्वाधिक धार्मिक दृष्टि से कट्टर शासक माना जाता है। इसने मंदिरों को तोड़वाए, मूर्तियों को तोड़वाए। तो इस तरह से मंदिर, मूर्तियों को तोड़वाना ये धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन करता था। 1517 ईस्वी में
सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। ये भी अपने पिता की भांति एक योग्य शासक था। ठीक है, तो ये हमने आपको सिकंदर लोदी के संदर्भ में बताए। तो सिकंदर लोदी के संदर्भ में जिन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट क्या हमने बताया था कि अपने पिता के समानता, राजत्व के समानता के सिद्धांत को उलट दिया। ठीक है, इसने अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया। दूसरी चीज, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर का संस्थापक सिकंदर लोदी है और इसे अपनी राजधानी बनाई। तो दूसरा पॉइंट ये है अनाज पर से चुंगी समाप्त करना। ठीक है, तो इसने अनाज पर से चुंगी समाप्त की। यहाँ से भी प्रश्न आएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा सुल्तान रचा करता था? सिकंदर लोदी। और फिर आप देखेंगे कि तिब्बे सिकंदरी क्या है? आयुर्वेद का फारसी अनुवाद। लज्जत सिकंदरी क्या है? संगीत का ग्रंथ है। इनको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अगर आप सिकंदर लोदी पढ़ते हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रश्न मिल जाएगा। अब सिकंदर लोदी के बाद अगर आप देखें तो उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना है। अब हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में देखते हैं। इब्राहिम शाह लोदी, इसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी। ठीक है, तो ये इब्राहिम शाह लोदी का कार्यकाल, शासनकाल था। अब इब्राहिम लोदी के बारे में देखेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश, यानी सल्तनत का भी और लोदी वंश का भी, दोनों का अंतिम सुल्तान। तो अंतिम सुल्तान को भी याद रखना है कि लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था या सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ये पॉइंट। गद्दी पर बैठते ही इसने 1517 में ग्वालियर अभियान किया। गद्दी पर बैठते ही 1517 ईस्वी में इसने क्या किया? ग्वालियर अभियान। इस समय ग्वालियर का शासक विक्रमाजीत सिंह थे। और विक्रमाजीत सिंह को इसने पराजित किया। विक्रमाजीत सिंह ने इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली, आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो ग्वालियर विजय से इब्राहिम लोदी बहुत ही उत्साही और महत्वाकांक्षी हो गया और उसी का परिणाम था कि 1518 में फिर इसने मेवाड़ अभियान किया। ठीक है, इस समय मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह थे। राणा सांगा के नाम से जाने जाते थे। तो राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा एक ही हैं। तो ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर के इब्राहिम लोदी ने 1518 में मेवाड़ राज्य पर आक्रमण कर दिया, मेवाड़ अभियान। और फिर आप देखेंगे कि खातौली नामक स्थान पे बड़ा भीषण युद्ध हुआ, खातौली का युद्ध 1518। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था और अंततः इस युद्ध में आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, इससे भागना पड़ा। ठीक है, राणा सांगा विजयी हो गया। तो एक तो ये दो इसके अभियान रहे। तीसरी चीज़ ये है कि एक तरफ तो राणा संग्राम सिंह इसके शत्रु हो ही गए और राणा सांगा चाहता था कि दिल्ली से भाई इब्राहिम लोदी को हटाकर दिल्ली पर भी अधिकार हो जाए उसका। इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों का विश्वास जीतने में असफल रहा और परिणाम यह हुआ कि अफगान अमीर खुद इसकी शक्ति को तोड़ने का षड्यंत्र रचने लगे। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी था। इब्राहिम लोदी का चाचा था
आलम खां लोदी, ये सब अफगान थे, सब रिश्तेदार थे इसके। और ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी के शासन का अंत हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, ये सब इसकी शक्ति को तोड़ना चाहते थे। और इसी में आप देखेंगे कि इन लोगों ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक, एक तो ये पॉइंट। उधर राणा संग्राम सिंह भी चाहते थे कि दिल्ली से इब्राहिम लोदी के शासन का अंत हो, और इसी परिप्रेक्ष्य में राणा संग्राम सिंह ने भी अपना एक दूत जो है बाबर के पास भेजा था, ये सोच करके कि बाबर आएगा, इसको पराजित करेगा, लूटपाट करके चला जाएगा और दिल्ली पर मेरा अधिकार हो जाएगा। तो इस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि बाबर को जो है भारत से आमंत्रण मिल रहे थे कि वो भारत पर आक्रमण करे। और फिर आप देखेंगे कि 1526 ईस्वी में बाबर पंजाब को जीतते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, और उसी का परिणाम था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ठीक है, ये 21 अप्रैल 1526 को युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और अफगानिस्तान का शासक बाबर के बीच में लड़ा गया। ठीक, बहुत भीषण युद्ध था। जब पानीपत के युद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन हम जब बाबर पढ़ाएंगे, मुगल वंश की स्थापना पढ़ाएंगे, तो उसके दायरे में करेंगे। लेकिन इस युद्ध में अगर देखा जाए तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जो शत्रुओं से युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारा गया। बाकी तो भाई सभी सुल्तान मरे, लेकिन एक शत्रु से युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एक ही सुल्तान हुआ, इब्राहिम लोदी। तो इसलिए इस पर प्रश्न ये बनेगा कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में शत्रुओं से युद्ध करते हुए मारा गया था? तो उत्तर देंगे इब्राहिम लोदी था। ठीक है, नंबर 1। इस युद्ध में ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत सिंह ये भी इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहे थे और ये भी युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, बाबर विजयी। परिणाम अगर देखा जाए तो इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि भारत से अफगानों के लोदी वंश का अंत हो जाता है और भारत में बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिणाम ले करके पानीपत का प्रथम युद्ध आया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको इब्राहिम लोदी के बारे में बताया। तो इब्राहिम लोदी के संदर्भ में हमने यही बताया कि सल्तनत काल का और लोदी काल का अंतिम शासक, ग्वालियर के शासक को पराजित करके अपने अधीन किया। राणा संग्राम सिंह के साथ खातौली का युद्ध हुआ, इंपॉर्टेंट है खातौली का युद्ध, इसे देखेंगे। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। ठीक है, और फिर पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ, युद्ध करता हुआ मारा गया और दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो इस तरफ से आप देखेंगे कि ये लोदी वंश का अंत हो जाता है। आगे हम मुगल वंश शुरू करेंगे, अभी तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन संस्कृति पढ़ाने के बाद ये हम शुरू करेंगे। तो ये था, हमने आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों का इतिहास बताया। आप पीछे से देखें, पहले गुलाम वंश के बारे में बताया, फिर दूसरा खिलजी वंश के बारे में, तीसरा तुगलक वंश के बारे में, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। तो 1206 से 1526 1320 वर्षों के 320 वर्षों में इन 5 राजवंशों का शासन रहा।